आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करना है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई। तो बेसिकली सीपीआई को फाइंड करने का मेथड्स वगैरह ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ लिया था। सीपीआई का दूसरा नेम क्या होता है? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स या रिटेल प्राइस। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स या फिर रिटेल प्राइस। अच्छा, सीपीआई फाइंड करने का आपसे कहे तो सीपीआई फाइंड करने के दो मेथड्स हो सकते हैं। कौन कौन से? नहीं, मेथड जो है ना वो है एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड एंड फैमिली बजट मेथड सीपीआई फाइंड करने के। तो अगर एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड कहे तो ये बेसिकली लेस्पियर का फार्मूला होता है, और अगर फैमिली बजट मेथड कहे तो ये वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स होती हैं। ओके, और ये दोनों मेथड्स हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। लेस्पियर इंडेक्स भी पढ़ चुके हैं और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये सीपीआई कोई नया टॉपिक नहीं है हमारे लिए। डन? यस सर। तो बेटा ये जो सीपीआई है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो बेसिकली ये इंडेक्स नंबर ही है, बस हमें नाम दे दिया गया है सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, बस नाम दे दिया गया। अब मुझे आप ये बताएं कि अगर प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो सीपीआई इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज। क्या हो गया है? तो बेटा प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो इंडेक्स नंबर इंक्रीज नहीं होता। इंक्रीज होगा कि अगर पहले कोई चीज आपको 50 रुपीज की मिल रही थी, अब वही चीज आपको 60 रुपीज की मिल रही है, तो प्राइसेस इंक्रीज हो गई। तो 50 के साथ जो इंडेक्स नंबर होगा, 50 के साथ जो इंडेक्स नंबर होगा वो 100 होगा, और 60 के साथ जो इंडेक्स नंबर होगा वो क्या होगा? 120। तो प्राइस, तो बेटा मैंने आपसे यही बात तो कही कि सीपीआई कुछ नया नहीं है, बेसिकली इंडेक्स नंबर ही है। तो प्राइसेस का इंक्रीज करना, तो इंडेक्स नंबर इंक्रीज होगा तो हमें पता चलेगा ना कि प्राइसेस इंक्रीज हो रही है। यस सर। तो अगर प्राइसेस डिक्रीज होगी तो सीपीआई की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। मतलब हम ये कह दें कि सीपीआई और प्राइसेस के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यस सर। ये बात सबको क्लियर? यस सर। अच्छा, अब मेरी बात जरा गौर से सुनिए, आप लोग खुद मुझे आंसर करेंगे। बेटा अगर प्राइसेस इंक्रीज हो जाए, आपके पास हो 100 रुपीज, आपके पास टोटल 100 रुपीज है, आप मार्केट में गए, आपने देखा कि एक यूनिट की प्राइस 5 रुपए है, तो आप कितनी क्वांटिटी परचेज करके लाओगे 100 रुपीज में? 20 यूनिट। शाबाश शाबाश, 20 यूनिट्स। लेकिन आप नेक्स्ट टाइम जब मार्केट में गए तो वही यूनिट आपको 10 रुपए का मिल रहा था, एक यूनिट 10 रुपए का मिल रहा था, कितनी क्वांटिटी परचेज करके लाओगे? क्योंकि आपकी इनकम तो सेम रही, आपकी इनकम सेम रही, 100 रुपीज ही रहे आपके पास। लेकिन आप ये देखें कि अगर आप लोग अपनी प्राइसेस को इंक्रीज कर देते हो तो प्राइसेस के इंक्रीज करने से क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है। तो बेटा मैं क्या ये कह दूं कि प्राइसेस और क्वांटिटी के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप है? यस सबको क्लियर? अच्छा, ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी परचेज करके आप लाते हैं, तो ये होगा ना कि जैसे आपकी टोटल इनकम है 100, तो 100 रुपीज में आप कितने यूनिट्स परचेज करने की पावर रखते हैं? अपनी इनकम के अंदर, अपनी लिमिटेड इनकम के अंदर
आप कितने यूनिट्स परचेज करने की सलाहियत रखते हैं। तो भाई आपकी इनकम सेम रही, प्राइसेस कम होंगी तो आपकी परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी, क्या आप 20 यूनिट ले सकते हैं। लेकिन अगर प्राइसेस ज़्यादा हो जाएं तो आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। डिक्रीज होगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज होगी। ऐसा ही है ना। यस सर। अच्छा अच्छा, अब बेटा यही अगर मैं प्राइसेस का वर्ड हटा के यहाँ पे सीपीआई लिख दूं, इंडेक्स नंबर लिख दूं, तो बेटा इंडेक्स नंबर का इंक्रीज करना आपकी परचेजिंग पावर को डिक्रीज डिक्रीज कर देगा, और इंडेक्स नंबर का डिक्रीज करना आपकी परचेजिंग पावर को इंक्रीज कर तो, देगा। तो हम ये कह दें कि परचेजिंग पावर और सीपीआई के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप है। यस सर। तो बेटा अगर इनवर्स रिलेशनशिप है तो क्या इस तरह से इसे डिनोट कर लें। नहीं पता चला हमको मैंने क्या बोला है। यस सर। यस सर। अच्छा बेटा, तो परचेजिंग पावर इज इक्वल टू 1/CPI। आपको याद होगा कि हम लोग अगर इनवर्स रिलेशनशिप हो तो इसको यूं लिख सकते हैं कि CPI इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/परचेजिंग पावर। PP स्टैंड फॉर परचेजिंग पावर, ओके, या परचेजिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/CPI। तो बेटा ये जो साइन है इसको हम लोग इक्वल टू जीरो, इक्वल टू के इक्वल कर दें तो भाई सीपीआई फाइंड कर लेते हो। सीपीआई फाइंड कर, तो बेटा जब सीपीआई फाइंड कर लेते हो तो परचेजिंग पावर फाइंड कर सकते हो। तो किस तरह से, 1/CPI इज इक्वल टू परचेजिंग पावर। क्लियर। यस सर। 1/CPI कर दो तो आपके पास परचेजिंग पावर आ जाएगी, और अगर 1/परचेजिंग पावर कर दो तो आपके पास सीपीआई की वैल्यू आ जाएगी। तो कुछ भी इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। डन। यस सर। यस सर। अच्छा, अब जरा नेक्स्ट चलते हैं। अब किसी भी कंट्री की एग्जांपल ले लें, चलें अब हम पाकिस्तान की एग्जांपल ले लेते हैं। आपको पता है जून के एंड में बजट पेश किया जाता है पूरे एक साल का। यस। जून के एंड पे नेशनल बजट पेश किया जाता है। ये अलग बात है हमारा बजट हर बार डेफिसिट में होता है, तो वो जानबूझ के रखा जाता है। ज़रा डेफिसिट का मतलब ये होता है कि जो कंट्री के एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और कंट्री की जो इनकम है ना वो कम है। तो इस वजह से हमारा जो बजट है ना वो डेफिसिट में चला जाता है। मतलब आप अपने अपने घर की एग्जांपल लें, आपके फादर की इनकम है 100 रुपीज़, तो आपको चाहिए कि आप विद इन 100 रुपीज़ अपने एक्सपेंसेस को मेंटेन करें, और अगर आपके टोटल एक्सपेंसेस हो जाते हैं 90, तो अपनी इनकम में से अपने एक्सपेंसेस माइनस करें तो ये जो 10 रुपीज़ है ये सरप्लस है, तो आप सेविंग कर सकते हैं। लेकिन अगर इनकम तो 100 रुपीज़ है लेकिन आपने अपने एक्सपेंसेस को इंक्रीज करके 110 कर दिया, तो आपके पास एक नेगेटिव बैलेंस आएगा। मतलब ये डेफिसिट है कि इन एक्सपेंसेस को फिर मीट करने के लिए आपको लोन लेना पड़ेगा कहीं से, तब जाके आपके ये एक्सपेंसेस मीट होंगे। यही रीज़न है कि हर बार पाकिस्तान लोन ले रहा होता है, कर्जा ले रहा होता है कहीं ना कहीं से, क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं और इनकम इतनी नहीं है। और उसकी रीज़न चले रहने दें, छोड़ें, क्या याद करेंगे आप। यस सर। बता दे सर। बेटा उसकी रीज़न ये है कि आप जिन लोगों को हैवी किस्म की सैलरी पे कर रहे हो ना,
मतलब 10-10, 15, 20-20 लाख रुपए जिसको पे कर रहे हो वही टैक्स नहीं देता, और जिसको आप 15,000 20,000 रुपए पे कर रहे हो, 20,000 रुपए पे करके 25,000 आप उससे टैक्स ले लेते हो, हर एक चीज के ऊपर टैक्स, हर एक चीज के ऊपर टैक्स। तो इसकी ये रीजन। आप गवर्नमेंट सर्वेंट को देख लेना, टॉप लेवल के ऊपर जो बैठे हुए हैं, उनकी सैलरी भी बहुत हैवी किस्म की है, और सारे अलाउंसेस भी गवर्नमेंट की तरफ से हैं। मैं उनको रिहाइश, उनकी गाड़ी, उनका खाना पीना, उनके नौकर, बीवी के अलावा सब कुछ गवर्नमेंट दे रही होती है, सिर्फ बीवी नहीं देती वो। यस सर, ऐसा ही। ओके, और टैक्सेस भी Yes, वही sir. नहीं पे करते। और बेचारा जो गरीब आदमी है, जो दिन रात की मेहनत करके, मेहनत मजदूरी करके आता है, वो अगर बाइक भी ले लेना तो उसके ऊपर अजाब बन जाता है कि भाई तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए हैं कि तूने बाइक ले ली है अपनी जिंदगी में, अब तेरी ये औकात हो गई है कि तू बाइक लेगा। और वो अगर 15,000 रुपए भी कमाता है तो माचिस खरीदने पर भी वो टैक्स देता है, उसे छूट भी नहीं है। यस सर। तो इस वजह से एक्सपेंसेस Yes, बहुत sir. ज्यादा है, इनकम नहीं है। अब वो बंदा इतना रिटर्न नहीं दे रहा गवर्नमेंट को जितना वो खर्च कर रहा है गवर्नमेंट उसके ऊपर, तो इस वजह से डेफिसिट में हम लोग चले जाते हैं। परचेजिंग पावर पे आते हैं। अब क्या हुआ, अगर हम लोग भाई बात कर रहे हैं आम आदमी की, पाकिस्तान में मौजूद, मतलब आप लोग, हम लोग मैंगो पीपल्स की बात कर रहे हैं, आम लोग, आम स्टैंड फॉर मैंगो, सीजन आने वाला है ना, Yes, sir. तो हम लोग जरा मैंगो पीपल्स Yes. की बात कर रही हैं, यहाँ पर एक्सेप्शनल केसेस नहीं है यहाँ पर। तो वो क्या कि हमने, गवर्नमेंट ये देखती है कि अगर किसी पर्सन की इनकम है ना 100 रुपीज और 5 रुपए की उसे एक रोटी मिलती है, तो वो अपनी फैमिली के लिए 20 रोटी परचेज कर सकता है अपनी इनकम के अंदर, और उसकी जरूरत भी 20 रोटी ही है। डन। भैया वो गरीब बनता Yes, है sir. तो उसे कोई कर्जा भी नहीं देता, तो वो कोशिश करता है कि उसी में ही मेंटेन करे, क्योंकि गरीब लोगों को कर्जा नहीं दिया जाता, अमीर लोगों को, ये बैंक्स वगैरह भी ना अमीर लोगों को कर्जे देती हैं, गरीब लोगों को नहीं मिलते हैं, उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा होती हैं, रिक्वायरमेंट्स बहुत होती हैं। Yes, sir. अब ऐसा ही। अब गवर्नमेंट Yes, ने sir. क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई नहीं, 5 रुपए की नहीं रोटी 10 रुपए की कर दो, रोटी महंगी हो गई, इनकम इंक्रीज नहीं। अब बेचारा गरीब आदमी क्या करेगा, 100 रुपए है, क्या जाके कर लेगा, 10 रोटी लेके आ जाएगा, लेकिन क्या उसकी जरूरत पूरी हो Yes, रही sir. है? No, sir. नो सर। तो इसका मतलब उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई। अब अगर उसकी Yes, परचेजिंग sir. पावर कम हो गई है तो बेचारा वो पहले से गरीब था और अब गरीब तर हो गया है। हाँ, Yes, sir. अच्छा, Yes, उस sir. उस रोटी के एक्सपेंसेस पहले भी 2 रुपए थे, अब भी उस रोटी के एक्सपेंसेस 2 रुपए हैं, और जिससे वो रोटी लेते थे, वो जो बिजनेसमैन है, उसको पहले 3 रुपए बच रहे थे, अब कितने रुपए बच रहे हैं? 8 rupees. 8. चलो एक्सपेंसेस भी थोड़े से इंक्रीज कर दो कि चलो 3 रुपए हो गए एक्सपेंसेस, Okay, sir. तो 7 रुपए उसको बच गए। तो भाई जहां पहले वो एक रोटी के अगेंस्ट 3 रुपए का प्रॉफिट ले रहा था, अब वो उसी रोटी के अगेंस्ट 7 रुपए का प्रॉफिट ले रहा है। तो बेटा ऐसी पॉलिसीज की वजह से गरीब गरीब तर हो जाता है और अमीर अमीर तर हो जाता है, और मिडिल क्लास की छुट्टी हो जाती है। ओके Yes, sir. बेटा, ये बड़ी ना बारीक बारीक बातें होती हैं, लेकिन शायद आप Yes, लोग sir. अपनी एज में ऐसा नहीं सोचते, लेकिन ऐसा हो रहा है कि जो अमीर थे वो बहुत ज्यादा अमीर हो सर गए वैसे हैं। आप सर हाँ हाँ जी इब्राहिम। सर वैसे अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ाते तो बहुत जबरदस्त पढ़ाते हैं। तो बेटा फिर ये कौन पढ़ाता? तो भाई क्यूएम, अकाउंटिंग, FR1 ये कौन पढ़ाता फिर? सर चारों पढ़ाते आप तो मल्टीटास्क पर भाई भाई माफ कर दो, गलती हो गई है भाई। अच्छा बेटा, सर इनको आप पे रहम नहीं आता। हाँ भाई गलती हो गई है मुझसे, भाई ये 3 सब्जेक्ट मुझे पढ़ाने दो। तो भाई सर अब्दुल्ला का क्या बनेगा अगर इकोनॉमिक्स भी मैंने पढ़ा दी तो?
उसकी छुट्टी हो जाएगी। सर उसकी तो छुट्टी हो जाएगी सारे आपके क्लास में। नहीं नहीं भाई, हमने नहीं छुट्टी करनी, हमने नहीं छुट्टी करनी उनकी, बस वो मुझे मेरे सब्जेक्ट्स पढ़ाने दें। सर आप पे बर्डन भी नहीं डालना चाहता। अच्छा जी, तो बेटा यही रीजन है कि अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर हो गए। अब बेचारा वो गरीब आदमी तो परेशान हो गया है ना। और अगर कोई अच्छी गवर्नमेंट होगी तो उसकी कोशिश क्या होती है, जो अच्छी गवर्नमेंट हो उसकी कोशिश क्या होती है कि यार अगर आप चीज़ों को महंगा कर रहे हैं तो आप लोगों की इनकम में भी इंक्रीज लेकर आए। हाँ जी, यस सर। ऐसी बात है ना। अब गवर्नमेंट बिल्कुल क्या सर। करती है, जिसको 100 रुपए दे रही थी, अब गवर्नमेंट उसे कहती है भैया आपकी सैलरी 150 हो गई है। और आपको ये देखने को मिलेगा ये 1 जुलाई से कि भाई खुशखबरी, गवर्नमेंट मुलाजमीन की इनकम में 10% का इंक्रीज। ये अक्सर ये न्यूज़ चलती है कि गवर्नमेंट यस मुलाजमीन यस की इनकम में 10। वो अब भी आप बेटा, जैसे अब बेटा ये नहीं कहा जाता कि गवर्नमेंट मुलाजमीन की इनकम में 10,000 रुपीज का इंक्रीज, ये नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? गवर्नमेंट मुलाजमीन की इनकम में 10%। 10% का इंक्रीज। अब ये देखो 10%। बेटा, वो भी गवर्नमेंट मुलाजिम होता है जो किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर एक ऑफिस बॉय हो, तो वो भी गवर्नमेंट मुलाजिम है। उस बेचारे की सैलरी है 15,000 रुपए, तो 10% इंक्रीज के बाद उसे कितना मिलेगा? 16,500। और वहां यस पे एक अफसर बैठा हुआ है जो कि 1.5 लाख रुपए ले रहा है। अब उसी 10% इंक्रीज के बाद उसकी सैलरी में इंक्रीज कितने का आएगा, कितनी सैलरी बन जाएगी? 165,000। 165,000। अब आप ये देखें कि बेचारे, अब महंगाई तो दोनों के लिए बराबर है भाई। रोटी इसको भी 10 की मिलनी है, रोटी इसको भी 10 रुपए की मिलनी है। महंगाई तो दोनों के लिए बराबर है, लेकिन सर उसकी उस इनकम के बराबर उस इंक्रीमेंट आ गया। उसकी इनकम में इंक्रीज हो रहा है 1,500 रुपए का, और अफसर की इनकम में इंक्रीज हो रहा है 15,000 रुपए का। भाई वो तो पहले से माला यस माल सर। था, भाई वो तो पहले से माला माल था, उसके पास तो पहले से बहुत ज्यादा पैसे थे, और इंक्रीमेंट भी आप उसी को ज्यादा दे रहे हो। ओके। हालांकि यस जो सर। हालांकि जो चीजें जाके मार्केट में, भाई मैं भी जाके पेट्रोल लूंगा तो 110 रुपए लीटर मिलेगा, आप भी लेंगे 110 रुपए लीटर मिलेगा, और अगर प्राइम मिनिस्टर भी आके लेगा तो फिर भी 110। मुफ्त मिलेगा, गवर्नमेंट की तरफ से होता मुफ्त है उनको। मिलेगा। सॉरी सर। यस सर, तो गवर्नमेंट उनको ऑफिशियल। गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाना है, तो उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि भाई गुर्बत क्या होती है। ओके। यस सर। अच्छा, यस तो सर। गरीब आदमी के लिए गवर्नमेंट ये सोचती है कि भाई आप उनकी इनकम में इतना इंक्रीज करें कि आप उनकी परचेजिंग पावर को डिक्रीज ना होने दें। मतलब अगर आप महंगाई करते हैं ना, तो इस लिहाज से करें कि उसकी इनकम भी उसी लिहाज से इंक्रीज हो। कि अगर पहले उसकी जरूरत थी ना 20 रोटी, तो महंगाई के बाद भी उसकी पोजीशन ये जरूर हो कि वो 20 रोटी परचेज कर सके। क्लियर? अगर यस सर। हम उसकी सैलरी को 100 से 150 कर दें, अब 150 के साथ 10 रुपए की रोटी हो जाए तो वो कितनी रोटी लेकर आएगा? 15। अब देखें, बज़ाहिर 50 रुपए सैलरी में इंक्रीज है, लेकिन वो इंक्रीज प्राइसेस में इंक्रीज की निस्बत कम है, और उस बेचारे की परचेजिंग पावर कम हो गई है अभी भी, चाहे आपने उसकी सैलरी में इंक्रीज कर दिया है। तो आप उसकी सैलरी में एट लीस्ट इतना इंक्रीज जरूर करो कि वो प्राइसेस के इंक्रीज होने के बाद भी 20 रोटी ही परचेज कर सके। क्लियर? यस सर। यस यस सर। मतलब आप उसे कितनी सैलरी दो? 200। 200। 200, लेकिन ये किया नहीं जाता। इसी वजह से 300। गरीब गरीब तर होता जा रहा है। एक स्टोरी है मजे की कि एक बूढ़ी औरत थी, दादी अम्मा थी, उससे पूछा गया
कि आपके दौर में तो चीज़ें बहुत सस्ती थी, महंगाई नहीं थी, हमारे दौर में महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगी? तो पता है उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा महंगाई होती क्या है, और मेरा नहीं ख्याल कि महंगाई हुई है। उससे पूछा गया आप एक्सप्लेन करेंगे कि महंगाई नहीं? उसने कहा कि जब मैं जवान थी, मतलब आज से 20-25 साल पहले, मैं 1 किलो देसी घी अपने गांव में से उठाती थी, शहर में लेके आती थी, उसको सेल करती थी, तो मेरा ना एक सूट का जोड़ा, कपड़ों का जोड़ा, एक ड्रेस बन जाता था और मैं चली जाती थी। और आज भी वही 1 किलो देसी घी लेके आती हूँ गांव से, शहर में बेचती हूँ और वही एक सूट लेके वापस चली जाती हूँ। तो मेरी नज़र में तो महंगाई नहीं है। क्या आप बात समझे हैं? यस सर। यस सर। यस कि भाई सर। उस देसी घी की Yes, sir. प्राइसेस में भी उसी लिहाज से इंक्रीज आया है जिस लिहाज से उसका ड्रेस महंगा हुआ है, तो उससे तो महंगाई लग ही नहीं रही। वो कहती है हर एक चीज़ बिल्कुल ठीक चल रही है। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि भाई प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं तो लोगों की इनकम में भी इतना इंक्रीज आना चाहिए। अब अगर जिसकी पहले 100 रुपये इनकम थी उसको 200 रुपये देना शुरू कर दो, फिर रोटी 5 से 10 रुपये भी कर दो, उसे फर्क नहीं पड़ेगा, उसे कोई फर्क नहीं यस सर। पड़ेगा। ना वो अमीर होने यस। वाला है और ना वो गरीब होने वाला है। डन। यस सर। जी सर। अच्छा, ये तो थी कॉन्सेप्ट्स की बातें। अब इसे लेकर आते हैं अपने पॉइंट्स के ऊपर कि भाई हमने ये देखना होता है कि उस इंसान की रियल इनकम क्या होनी चाहिए। और जैसे मेरी एग्जांपल में जो रियल इनकम बन रही थी वो 200 बन रही थी। रियल इनकम से क्या मुराद है कि भाई परचेजिंग पावर का सेम रखना, कि प्रीवियस ईयर और इस ईयर की परचेजिंग पावर का सेम होना, वो है रियल इनकम। रियल इनकम से मुराद, अब देखें बज़ाहिर तो 100 और 200 आपको डिफरेंट डिफरेंट लग रही हैं, राइट? ऐसे ही है ना? यस सर। यस सर। लेकिन यस सर 100 रुपए के साथ भी 20 रोटियां आ रही थी, 200 रुपए के साथ भी 20 रोटियां आ रही हैं। क्या दोनों की परचेजिंग पावर इक्वल है? Yes, sir. यस सर। तो फिर Yes, ये sir. जो 200 रुपए हैं हम इसको रियल इनकम कहते हैं, कि परचेजिंग पावर इक्वल रहे। क्लियर? क्लियर? जी सर। Sir, तो देसी घी. हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब रियल इनकम को फाइंड कैसे किया जाता है? तो आपने ये देखना है कि उसकी करंट ईयर इनकम कितनी है, कि अभी हम उसे कितना दे रहे हैं, 10,000, 12,000, 15,000, आपको बता देंगे कि करंट ईयर की जो इनकम वो रिसीव कर रहा है वो ये है। और उस करंट ईयर का इंडेक्स नंबर CPI ऑफ करंट ईयर, जिस ईयर की इनकम लेते हैं उसको डिवाइड किया जाता है उसी ईयर के CPI के साथ और मल्टीप्लाइड बाय 100। 100. तो जो रिजल्ट आता है उसको हम क्या कहते हैं? रियल इनकम। रियल Real इनकम। income. रियल इनकम। और फिर रियल इनकम और करंट ईयर की इनकम का हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं कि भाई हम कितना कम दे रहे हैं या हम कितना ज़्यादा दे रहे हैं। तो एक्चुअल इनकम ये होनी चाहिए। इसी फार्मूले को हम कुछ यूँ भी चेंज कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि 1/CPI, तो 1/CPI किसके इक्वल होता है? परचेजिंग पावर। तो परचेजिंग अगर Power. क्वेश्चन में आपको परचेजिंग पावर दे दें तो ऐसी सिचुएशन में आपने करंट ईयर की इनकम को मल्टीप्लाई कर देना है परचेजिंग परचेजिंग पावर के साथ, तो भी आपके पास रियल इनकम आ जाएगी। तो रियल इनकम फाइंड करने के लिए देखा जाता है कि गिवन इंफॉर्मेशन में CPI गिवन है या परचेजिंग पावर गिवन है। CPI होगा तो करंट ईयर इनकम के साथ डिवाइड हो जाएगा, और अगर परचेजिंग पावर होगी तो करंट ईयर इनकम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? यस सर। अगर परचेजिंग पावर फाइंड करते हो 1/CPI मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देते हो, मतलब परचेजिंग पावर को मल्टीप्लाइड बाय, तो एंड पे ये मल्टीप्लाइड बाय 100 करने की ज़रूरत नहीं होती। तो दोनों में से किसी एक को मल्टीप्लाइड बाय 100 किया जाता है। अगर ऊपर मल्टीप्लाइड बाय 100 नहीं करोगे
तो फिर नीचे मल्टीप्लाइड बाय 100 करना पड़ता है आप लोगों को। तो इससे रिलेटेड जो आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं वो बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट वगैरह तो आपके क्लियर हो चुके हैं, लेकिन अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 11, तो आप लोग देखें रिक्वायरमेंट्स में पूछा गया कैलकुलेट रियल इनकम ऑफ द वर्कर्स। तो आपको इनकम बता दी हर साल की और हर साल का सीपीआई बता दिया। तो रियल इनकम फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, इनकम डिवाइड कर डिवाइडेड बाय सीपीआई और मल्टीप्लाइड बाय 100। सीपीए तो इसके रियल इनकम और करंट इनकम इक्वल आ गई। अब 21,000 डिवाइडेड बाय 98 करें तो फिर मल्टीप्लाइड बाय 100। जल्दी जल्दी बताएं। 21428.57 1428 पॉइंट्स वगैरह की वैल्यू मुझे नहीं बतानी। 21428 28 21428 शाबाश। नेक्स्ट बताएं। 22857 28,857 22,000 नहीं है, 22857 857 हाँ जी। नेक्स्ट सर 21,666 21,666 तो ये बन गई हमारे पास रियल इनकम। जी क्लियर हो गया, फाइंड कर लेंगे ना। यस और Yes, बेटा sir. इस Yes, sir. रियल इनकम को डिफ्लेटेड इनकम भी कहा जाता है। डिफ्लेटेड इनकम, रियल इनकम या डिफ्लेटेड इनकम। तो फाइंड कैसे करते हैं, करंट ईयर इनकम डिवाइडेड बाय सीपी। ओके ओके सर ओके सर